हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 2 में हम एंटर कर रहे हैं। मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूं तुम लोगों को। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने डाल्टन थ्योरी थोड़ी बहुत बताया था मैंने उसके बारे में। उसके बाद मैंने रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताया था, थॉमसन मॉडल के बारे में बताया था। लास्ट में मैंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स बताए थे कि क्यों रदरफोर्ड मॉडल इतना सक्सेस नहीं हुआ। तो हमको पता है कि एक बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उसका ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड मॉडल का? ये ड्रॉबैक था कि वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है, तो वो घूमते 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 एक दिन, क्योंकि कोई भी चीज चलती है, कोई भी चीज घूमती है, तो वो क्या करती है, एनर्जी को इमिट करती है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में इमिट कर रहा है। ऑब्वियस बात है, कर रहा है बिल्कुल। तो वो उसकी एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होनी चाहिए ना। जब एनर्जी खत्म होगी तो वो घूमता घूमता न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बट ऐसा नहीं होता है। इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका था। दूसरा पॉइंट उसका ड्रॉबैक ये था कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता सका था। तो इन सब कमियों को पूरी करने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे हमारे, वो थे बोर्स। इनका पूरा नाम है नील्स बोर। इन्होंने अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया। इसके कुछ एक पॉइंट्स है, कुछ एक पोस्टुलेट है जो कि एग्जाम में हमको बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, फटाफट लिखो, रिमाइंड करो क्या क्या बता रहा हूँ, समझो बातों को। तो पोस्टुलेट नंबर 1, ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तथा इसके बाहर क्या होता है, एक ऑर्बिट होता है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, एटम हैज अ न्यूक्लियस। एटम के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, विच हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और मैंने तुमको फर्स्ट पार्ट में बताया था एक स्ट्रक्चर बना के एटम का पूरा। जैसे मैं यहाँ बना के बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पूरा एक एटम है। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है जहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली यहाँ रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसने यही बताया था सबसे पहला पॉइंट कि एटम हैज अ न्यूक्लियस विच हैव अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड सेकेंड पॉइंट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके ऑर्बिट में कंटिन्यूस रिवॉल्व होते रहते हैं। या फिर एटम जहां रिवॉल्व होते हैं, एटम जहां घूमते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन जहां कंटिन्यूस रिवॉल्व होंगे, कंटिन्यूस घूमते रहेंगे, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते रहते हैं। अब सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ऑर्बिट एक ही होगा कि इलेक्ट्रॉन खाली यहीं घूमेंगे और ऐसे ऑर्बिट नहीं हो सकते हैं? तो बेटा ऑर्बिट और भी हो सकते हैं। एक ऑर्बिट भी हो सकता है, 2 ऑर्बिट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 तक ऑर्बिट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना के बता रहा हूँ तुमको। ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्बिट इसका, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। ऐसे कंटिन्यूस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो इन ऑर्बिट्स में घूमते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। 2 पॉइंट आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने। बताया फर्स्ट पॉइंट में, एटम हैज अ न्यूक्लियस विच हैव अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो कि उसके सेंटर में होता है ना, जो कि उसके सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स। 2 पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं। तुमको दिख रहा होगा कि अगर मैं एटम के कंपैरेटिव में बात करूं तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत
स्मॉल है, तो मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियस हैव अ स्मॉल साइज कंपेयर टू द एटम। तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल कर दे इसको। न्यूक्लियस हैव वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द एटम। तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज, ये न्यूक्लियस बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिए, हमने पढ़ लिए, जो कि बोर एटॉमिक मॉडल बोलता है। समझ में आ रहे हैं सबको? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ऑर्बिट देखो हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्बिट बनाए मैंने यहाँ पर, आगे मैंने बोला बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं n इक्वल टू, मैं बताऊंगा n यहाँ पे क्या है 1, ये सेकंड वाला n इक्वल टू 2, थर्ड वाला n इक्वल टू 3, फोर्थ वाला n इक्वल टू 4। ऐसे यहाँ पर हमारे पास 4 ऑर्बिट है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। यहाँ पर जो n लिख रहा हूं मैं, इसको हम बोलते हैं, बेटा ध्यान रखो सब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या चीज है, ये तुम जब हायर क्लासेस में आ जाओगे 11th क्लास में, तब तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। बट अभी के लिए तुम ध्यान रखो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब ऐसा ध्यान रखो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है। और इनको लेटर्स में हम और क्या बोलते हैं, मतलब n इक्वल टू अगर कहीं 1 है तो इसको हम k भी बोलते हैं, n इक्वल टू अगर कहीं 2 है तो इसको हम l भी बोलते हैं, n इक्वल टू अगर 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे m, n इक्वल टू अगर 4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे n, ऐसे k l m n। ठीक है, तो ये k l m n ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहे हैं। दूसरी बात, इनको हम एनर्जीज ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑर्बिटल। फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल, सेकंड एनर्जी ऑर्बिटल, थर्ड एनर्जी ऑर्बिटल, फोर्थ एनर्जी ऑर्बिटल। मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। अभी जनरली तुम ध्यान रखो n इक्वल टू 1 को हम k बोलेंगे, मतलब k l m n ऑर्बिट तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ इनका एक और नाम होता है ऑर्बिट, और इनको हम कभी कभी शेल भी बोलते हैं, शेल्स, के शेल, एल शेल ऐसे लिख बोलते हैं हम। के शेल में इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में इलेक्ट्रॉन है, एन शेल में इलेक्ट्रॉन है ना। तो बहुत सारे नाम है, हमको सब नाम ध्यान रखने हैं। ऑर्बिट भी बोलते हैं इनको, शेल्स भी बोलते हैं। के एल एम एन शेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस यहाँ पर रहते हैं और कंटिन्यूसली यहाँ पर घूमते रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं ये भी बातें करेंगे हम थोड़ी देर बाद, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें कितने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा एक बहुत बड़ा घर है, उस बहुत बड़े घर में हमारे पास 5 रूम्स है ना। अपना घर होगा नॉर्मली, घर में कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं। मान लो जैसे मेरा घर है, मेरे घर में 5 रूम्स हैं, ठीक है। एक हमारा रूम है जिसमें हम 4 लोग रहते हैं, एक हमारे पास वाला रूम है जिसमें 8 लोग रहते हैं, एक उसके पास वाला रूम है जहाँ पर 18 लोग रहते हैं, एक उसके पास वाला रूम है उसमें 32 लोग रहते हैं। ऐसे ही इन घरों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसे हमारे घरों में लोग रहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे घर में मैंने फिक्स कर रहा है कि मेरे घर में 4 लोग ही रहेंगे, इससे ज़्यादा ये इससे कम मैं अलाउ नहीं करूँगा। कम मैं अलाउ कर सकता हूँ लेकिन 4 से ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करूँगा। समझ लो मेरी बात को। जैसे मेरा एक घर है, ये मेरा रूम है, इसमें मैं ओनली 4 पर्सन को अलाउ करूँगा, 4 से ऊपर मैं अलाउ नहीं करूँगा। ऐसे ही इन्होंने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने पर्सन्स को फिक्स कर रखा है। वो कैसे कर रखा है वो समझाएंगे थोड़ी देर बाद। जैसे ये n इक्वल टू 2 मेरा पास वाला रूम है, वो बोलता है कि मैं अपने रूम में 8 तक अलाउ कर सकता हूँ, 8 लोग आ सकते हैं मेरे रूम में, 8 से ऊपर नहीं आएंगे। 8 से ऊपर आ ही नहीं सकते हो मेरे पास, भगा दूंगा, लात मार दूंगा, नहीं मैं अलाउ करूंगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी ऐसे ही है, 8 से ऊपर अलाउ नहीं करेंगे। ओनली 8%, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम इन माई रूम ओनली। तो ऐसे ही मैं समझाऊंगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आगे जाके। अभी हम पोस्टुलेट पे ध्यान देते हैं। 3 पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए हैं, फटाफट से उतार लो। फटाफट से उतार लो, आगे चलने वाले हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। उतार लिए, पॉज कर लो, फटाफट उतारो।
नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट बोलता है, मैंने अभी बोला ये एनर्जीज लेवल है हमारे। देखो बेटा ध्यान रखो, ये पहला एनर्जी लेवल है क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास में है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर गया और दूर गया और दूर गया, ऐसे एनर्जीज इनकी बढ़ती गई। एक बात ध्यान रखो, मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कहीं पर भी अट्रैक्शन होता है ना, जैसे तुमको दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव है, और हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, डिंग 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 डिंग, क्या बोलते हैं इसको, अट्रैक्शन, आकर्षण। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इस बात को दिमाग में रखो, जब भी अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, और अगर किसी की एनर्जी निकलेगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सर क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आया, कुछ भी समझाते हैं। मान लो एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत शैतान है और एक बच्चा बिल्कुल गुमसुम सा चुपचाप बैठा है। ये मान लो एक तुम हो, एक तुम्हारे भाई है, तुम्हारा भाई है कोई, ये तुम्हारी बहन है कोई, है ना। मान लो तुम हो एक, तुम बहुत शैतान हो और तुम्हारा भाई है, बहन जो भी है वो बहुत शांत सा है, बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। तुम्हारे पास एनर्जी है बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम इधर उधर भागते रहते हो, सारे काम करते रहते हो, मतलब तुम्हारी एनर्जी हाई है, तुम्हारी स्टेबिलिटी कम है, मतलब तुम एक जगह कभी नहीं बैठोगे, है ना, तुम फटाफट से काम करते रहोगे सारे, मतलब तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारी स्टेबिलिटी बहुत कम है। दूसरा भाई है, उसकी एनर्जी बहुत कम है, एक जगह बैठा रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आ जाओ, एनर्जी अगर कम है, एनर्जी अगर कम है मतलब तुम्हारा भाई जैसे है, उसके पास एनर्जी नहीं है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। समझ गए मेरे एग्जाम्पल, ध्यान रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, चुपचाप बैठा रहेगा एक जगह। और अपने पास, मेरे पास देखो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मेरे में स्टेबिलिटी बहुत कम है, मैं फटाफट भागता रहता हूँ, सारे काम करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, है ना, रुकता नहीं हूँ दिन भर। मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, स्टेबिलिटी कम है, लेकिन मेरे पास, मैं स्टेबल नहीं रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। तो ये रिलेशन एक ध्यान देना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको समझ में आएगा अभी, क्योंकि मैं आगे एक लाइन लिखवाऊंगा, एक पोस्टुलेट इसका नया, उसको समझने, उसको जानने के लिए हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखो, अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर गए, अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा यहाँ से यहाँ में, यहाँ और कम अट्रैक्शन होगा, यहाँ सबसे कम अट्रैक्शन होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फर्स्ट वाले सेल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, सेकंड वाले सेल में उससे कम अट्रैक्शन होगा, थर्ड वाले सेल में उससे भी कम अट्रैक्शन होगा क्योंकि दूर चल गया, और फोर्थ वाले सेल में बहुत कम अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन देखो, सबसे ज़्यादा सबसे कम अट्रैक्शन है यहाँ पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें सबसे कम अट्रैक्शन है, मतलब रिपल्शन मान सकते थोड़ा बहुत, कम अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन अगर कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगी, सोचो यहाँ से। देखो मैं बोल रहा, अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, अगर अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, और अगर एनर्जी कम रिलीज करेगा तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, अगर वो एनर्जी कम रिलीज कर रहा है मतलब उसके पास बहुत सारी एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? वापस समझाते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा था तो एनर्जी रिलीज कर रहा था तो स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, ये वाले की स्टेबिलिटी कम होगी, ये वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना नहीं समझ में आ रहा तो रुको, समझो बस बात को। हमको पता है यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी भी कम है, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, यहाँ अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी ज़्यादा है। इतनी बात समझ लो बस, स्टेबिलिटी को गोली मार दो भी। यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि पास में है, अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम, समझा हमने यहाँ पे, एनर्जी रिलीज करेगा। अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा। मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि अगर एनर्जी की बात करूँ मैं तो इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, सबसे कम होगी। बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ।
इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन कम हो चुका है और एनर्जी बढ़ चुकी है। बस इतनी बात समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन है तो एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी कम होगी इसकी, और यहाँ अट्रैक्शन कम है मतलब कम एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। अब मेरा पोस्टुलेट नंबर 4 देखो क्या है। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन को मान लो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाना है, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन को जंप करना है n=1 से n=4, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है n=1 से n=4 में, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस बात है वो एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वो चक पाएगा। अभी देखो मेरे को मान लो मेरे पास अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, मान लो मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और मेरे को मेरी छत 3 मंजिल ऊपर छत पे जाना है, 4 मंजिल ऊपर छत पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले कुछ खाऊंगा, पहले कुछ एनर्जी लूंगा। तो वही मेरा पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, अब लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी मेरी, n=1 वाली, ये वाली। व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बेटा, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का समय भी चल रहा है। हायर एनर्जी स्टेट n=4, when electron goes from lower energy state to higher energy state, it absorbed energy, मतलब वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब तो जंप कर पाएगा। अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक जंप नहीं कर पाएगा, ये बोर बोलता था। और जब मान लो वापस उसको यहाँ पे आके बोर हो गया और थोड़ी देर उसको वापस आना है, तो क्या करेगा, एनर्जी को emit करेगा। when electron comes back from higher energy state to its lower energy state, it's emit energy, सिंपल सा पॉइंट। एंड वाइस वर्सा लिख दूं मैं, वाइस वर्सा मतलब समझते हो ना, इसका उल्टा, when electron comes from higher energy state to its lower energy state, ये लिख लो फटाफट से, when electron comes from its higher energy state to lower energy state, it's emit energy, वो एनर्जी को क्या करेगा, वापस emit करेगा। सिंपल सी बात मेरी, ये मैंने इतनी सारी कहानी बस तुम्हारी नॉलेज के लिए समझाई है, बाकी पोस्टुलेट इतना सही है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बस इतना पॉइंट है। और जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, है ना। बस मैंने ये बताया कि इसकी यहाँ पर कम एनर्जी है और इसकी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी। इसकी कम एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, जहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर एनर्जी कम होती है, जहाँ पर अट्रैक्शन कम होता है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लो। तो ये हमारा बोर्ड का 4th पोस्टुलेट था। एक लास्ट पोस्टुलेट और बताएंगे बोर्ड का, एक लास्ट पोस्टुलेट हम बताएंगे बोर्ड मॉडल का, और बोर्ड मॉडल को यहीं समाप्त करेंगे हम। ये बोलता था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व हो सकते हैं, घूम सकते हैं, जिनका एंगुलर मूवमेंट एक टर्म होती है, MVR से डिनोट करते हैं इसको, वो क्या हो, NH/2π का मतलब एक उसके बराबर हो, है ना। तो ऐसे इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिटल्स which angular momentum MBR equal to NH/2π, बस कि जिनका एंगुलर मूवमेंट बराबर हो NH/2π के, इलेक्ट्रॉन्स खाली उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करते हैं, जो कि रदरफोर्ड की कमी थी, वो इसने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स एनर्जी होती है जो कि कंटिन्यूसली उसके पास हमेशा रहेगी। दूसरी बात, वो एक फिक्स रेडियस पर भी घूमता है। मैं इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कोई पॉइंट भूल जाओ तो बेटा ये सब चीज़ें काम आती है, हमारे एग्जाम में हेल्प करती है, ठीक है। 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ मैं, 11th क्लास में मैं इसको और डिस्क्राइब से पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन अभी तुम बच्चों के लिए इतने पॉइंट्स बहुत हैं कि ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स एनर्जी पे घूमते हैं, एक फिक्स एनर्जी लेवल पर,
और उनकी रेडियस भी फिक्स होती है, मतलब फिक्स एनर्जी से घूमेंगे, उनकी रेडियस भी फिक्स होगी। 11th क्लास में हम निकालेंगे इसको कि कितनी फिक्स रेडियस होगी, कितनी एनर्जी से घूमेंगे, बट अभी के लिए ये बस बहुत है तुम्हारे लिए। ओके बेटा।